हेलो एवरीवन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट मंथ यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 16 जून को आयोजित होने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल ने अपनी मैगजीन में आपसे वादा किया था कि हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर आएंगे। अप्रॉक्सीमेटली 500 क्वेश्चंस हम लोग अपने इस प्रीलिम्स डिस्कशन प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। न केवल यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स, इसके अलावा कई स्टेट पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए भी हमारा ये प्रीलिम्स का कार्यक्रम आपके लिए लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा कई ऐसे और एग्ज़ाम्स हैं जहां पर कि साइंस एंड टेक से आज हम लोग अपनी इस कार्यक्रम का जो शुरुआत कर रहे हैं, तो साइंस एंड टेक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको यहां से उसका फ़ायदा मिल सकता है। तो हमारा जो एम्फेसिस इस कार्यक्रम के माध्यम से है कि हाल फिलहाल की वैसी घटनाएं, वैसे थेरीज, वैसे कोर एरियाज, करंट अफेयर्स के वैसे न्यूज़ और डेवलपमेंट्स जहां से कि यूपीएससी इस बार प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन रेज कर सकता है, पूछ सकता है। और एज ए कैंडिडेट आपको किन एरियाज का ध्यान रखना है, किस तरीके के करंट अफेयर्स का ध्यान रखना है जब आप अभी अपने आने वाली प्रीलिम्स एग्जाम में तैयार होकर जाएंगे या जाएंगी। तो हम अपनी इस सीरीज का शुरुआत साइंस एंड टेक सेक्टर से कर रहे हैं। साइंस एंड टेक में हम लोग एक अच्छा खासा एरिया कवर करने का प्रयास करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई जो कोर एरियाज हैं वो भी शामिल होंगी, जो करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ और डेवलपमेंट्स रहे हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी किस माइंडसेट से प्रीलिम्स में क्वेश्चन को सेट करता है। हालांकि यूपीएससी के माइंड को रीड करना तो काफ़ी एक दुर्गम कार्य है, कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेपर में हर साल नए नए सरप्राइजेज, नए नए जो है पेपर में हर साल फॉर्मेट्स चेंज किए जाते हैं क्वेश्चंस के। कई बार जैसे हमने देखा 1-2 साल से कि एलिमिनेशन का जो स्कोप है उसको ही समाप्त कर दिया गया। तो हम लोगों को वैसे भी सरप्राइजेज के लिए रेडी रहना है और अपने इस कार्यक्रम में उस तरीके के एलिमेंट्स को भी हम लोग ध्यान में रखकर चर्चा करेंगे। साथ ही क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग किस तरीके से किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ट्रेंड क्या हैं, ऑप्शंस किस तरीके से सेट किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कहाँ कहाँ पर कैंडिडेट्स सामान्य रूप से गलतियां करते हैं, उन चीज़ों को भी हम लोग अपने डिस्कशन में शामिल करेंगे। एमसीक्यूज हम लोगों ने 500 से ज़्यादा तैयार किए हैं। यूपीएससी की जो प्रीलिम्स सिलेबस है उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए, और हमारा यह प्रयास होगा कि पिछले साल भर में जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे आए हैं उसको कवर किया जाए। तो शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक सेगमेंट से। और साइंस एंड टेक में पहला एमसीक्यू आपका डेंगू से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि पिछले 3-4 साल का जो दौर रहा है, पर्टिकुलरली कोविड पैंडेमिक के बाद का, पब्लिक हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस आया है। यूपीएससी के प्रीलिम्स पेपर और मेंस एग्जाम में भी वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पर कि कोविड पैंडेमिक और वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। mRNA वैक्सीन्स वगैरह आपसे पास्ट में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो लिया है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए पढ़ूंगा। उसके बाद आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद आप फिर आगे वीडियो में बढ़कर जो उसका करेक्ट आंसर है उसको देखें, और साथ ही एक्सप्लेनेशन जो मैं यहाँ डिस्कस करूँगा, एक्सप्लेनेशन को भी ध्यान से सुनकर उसका नोट्स टेक डाउन करने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, DEN 1, DEN 2, DEN 3 and DEN 4 are different vaccine candidates under trial to combat the dengue virus। इसको इसलिए लिया है क्योंकि पब्लिक हेल्थ के जो इशूज़ हैं वो प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार हमारा फोकस जो लार्जर इशूज है उस पर होता है, और जो आम तौर पर व्याप्त समस्याएं हैं उसको लेकर हमारा ध्यान कम होता है। प्रश्न वहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसको लिया है। और जब आप भी अपनी तैयारी करें तो वैसे एरियाज को छोड़ें नहीं। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें देखिए कि इंडिया हैज़ नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू, अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। आपको एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर एक शब्द में ही कोई स्टेटमेंट सही या गलत हो सकता है। तो यहाँ पर अंडरलाइंग पॉइंट क्या है, डियर कैंडिडेट्स, यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली।
आपको कथनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना है। अर्थ ये है कि परीक्षा में आपका पूरा फोकस एग्जाम पेपर और क्वेश्चन पर होना चाहिए। प्रश्न को आप जितने अच्छे से पढ़ेंगे, जितने स्पष्टता से पढ़ेंगे, आप में गलत करने की जो पॉसिबिलिटी है कम से कम होगी। और प्रीलिम्स जैसा हम जानते हैं कि दैट्स द प्ले ऑफ negatives as well. You have to restrict and stop the negatives which you inadvertently commit. दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया हैज नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू, अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज फ्यू कंट्रीज हैव डेवलप्ड वैक्सीन्स अगेंस्ट डेंगू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट। इसको ध्यान में रखना है। कई बार यूपीएससी आपसे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट दे देता है और आप क्वेश्चन को करेक्ट कौन कौन से स्टेटमेंट हैं ये समझते हुए डील करते हैं और अल्टीमेटली यू गेट द रॉन्ग आंसर। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। हिंदी में पढ़ें तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DEN 1, 2, 3, 4 डेंगू वायरस से निपटने के लिए विभिन्न वैक्सीन उम्मीदवार हैं। वैक्सीन कैंडिडेट्स उनको कहते हैं विच आर अंडर एक्सपेरिमेंटेशन, विच आर अंडर ट्रायल, विच आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ प्रोबेबल वैक्सीन फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज। जो किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए एक संभावित वैक्सीन के रूप में जिनके ऊपर प्रयोग किया जा रहा हो, उसे हम वैक्सीन कैंडिडेट बोलते हैं। कोविड के टाइम में भी, पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन जब डेवलप हो रहा था तो वी हैड अ नंबर ऑफ वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो वैक्सीन उम्मीदवार हैं जिनका परीक्षण किया जा रहा है। ओके, पहली बात ये। दूसरी बात, सेकेंड स्टेटमेंट, भारत में मच्छर जनित वायरल बीमारी डेंगू के विरुद्ध कोई स्वीकृत वैक्सीन नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि भारत में डेंगू बीमारी से निपटने के लिए अभी तक कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। दूसरा कथन ये कह रहा है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि कुछ देशों ने डेंगू के विरुद्ध वैक्सीन या टीका विकसित कर लिया है। अब इन तीनों कथनों में से कितने कथन सही हैं, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, कितने कथन सही हैं। आपको ये यहाँ पर गौर करना है। कई बार आपसे यहाँ पर कितने कथन सही नहीं हैं ऐसा भी पूछ दिया जाता है। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या कोई भी नहीं। ये फॉर्मेट पिछले 2 साल से यूपीएससी ने प्रीलिम्स एग्जाम में इंट्रोड्यूस किया है और ये खासकर विद्यार्थियों के बीच में एक घबराहट का कारण रहता है, क्योंकि जब तक आपको इसमें बहुत हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी के साथ स्टेटमेंट्स पता नहीं है तो गलती की संभावना ज़्यादा होती है। अब आप इसको चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट करें और इसमें देखें कि सही आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी। इसमें 2 स्टेटमेंट सही हैं, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट ये कहता है कि जो सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो इंडिया हैज़ नो अप्रूव्ड वैक्सीन अगेंस्ट डेंगू, अ मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज। ये अपने आप में एक सही स्टेटमेंट है। हमारे पास डेंगू से निपटने के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं है। संभावित है कि 2026 में 2026 तक भारत डेंगू से निपटने के लिए एक टीके का विकास कर चुका होगा। और ये विकास कौन कर रहा है, तो आप देखें कि इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसने कि डेंगू से निपटने के लिए एक टीके का विकास की प्रक्रिया में वो कार्यरत है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, इसने उस टीके के ट्रायल्स के जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं वैक्सीन के, उसके प्रथम चरण को पूरा कर लिया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मिड 2026 तक, 2026 मध्य तक वो वैक्सीन बाजार में उपलब्ध होगा, विल बी अवेलेबल कॉमर्शियली। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो DEN 1, 2, 3, 4 ये कोई वैक्सीन कैंडिडेट नहीं है। DEN 1, 2, 3, 4 दे आर वेरियस वेरिएंट्स ऑफ द डेंगू वायरस। वो डेंगू वायरस के वेरियस स्ट्रेन्स हैं। जैसे हमने देखा था ना कि कोविड पैंडेमिक के दौरान कई सारे कोविड के वेरिएंट्स थे, ओमेगा था, अल्फा था, डेल्टा था। डेल्टा जो एक कोविड वेरिएंट था उसके कारण सेकेंड फेज में पर्टिकुलरली कितनी तबाही हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट इसीलिए गलत है क्योंकि DEN 1, 2, 3, 4 दे आर वेरियस स्ट्रेन्स और वेरिएंट्स और ऑल्सो नोन एज सेरोटाइप्स इन टेक्निकल टर्म्स। सेरोटाइप्स ये तीनों शब्द का एक ही मतलब है। सो दे आर सेरोटाइप्स, दे आर नॉट वैक्सीन कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, दूसरा सही है। अच्छा, तीसरा जो स्टेटमेंट है कि कुछ देशों ने डेंगू से निपटने के लिए वैक्सीन विकसित कर लिए हैं, ये कथन सही है। थाईलैंड हो गया, सिंगापुर, फिलीपींस,
इन सब जैसे देशों में डेंग वैक्सिया नामक एक वैक्सीन विकसित की गई है, जिसके लिए कि वहाँ की अथॉरिटीज़ के द्वारा अप्रूवल प्रदान कर दिया गया है। अगर हम अन्य देशों की बात करें, आज तक अगर हम बात करें तो मेक्सिको, फिलीपींस, अल सल्वाडोर, कोस्टा रिका, पराग्वे, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इन सब जैसे तमाम देशों में डेंगू का वैक्सीन उपलब्ध है। तो इस तरीके से तीसरा भी कथन आपका सही है, इसलिए इस प्रश्न में 2 कथन सही है और इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, photocatalysis can be used for how many of the following purposes? Photocatalysis can be used for how many of the following purposes? The first is eliminating pollutants from air and water. Second is generating hydrogen. Third is odor control, ODOR, odor means smell, odor control, and the fourth one is cancer cell inactivation. Okay, eliminating pollutants from air and water, generating hydrogen, odor control, cancer cell inactivation. Photocatalysis can be used for how many of the following purposes? अब इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, only 1, only 2, only 3 and only 4. हिंदी में देखें तो प्रकाश उत्प्रेरण फोटोकैटालिसिस का उपयोग निम्नलिखित में से कितने उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? पहला, वायु और जल से प्रदूषकों को समाप्त करना, पॉल्यूटेंट्स को समाप्त करना। दूसरा, हाइड्रोजन उत्पन्न करना, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। तीसरा, गंध नियंत्रण। और चौथा, कैंसर कोशिका निष्क्रियता। इसके लिए 4 विकल्प हैं आपके पास। सही उत्तर क्या है? केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 और डी सभी 4। तो अब जैसे हमने देखा है कि यूपीएससी की टेंडेंसी पिछले जो 2 साल में रही है कि प्रीलिम्स के पेपर में एक अच्छा खासा वेटेज इस तरीके के ऑप्शंस स्ट्रक्चरिंग वाले प्रश्नों को दिया गया है, जहां पर कि एलिमिनेशन का स्कोप समाप्त कर दिया गया है। अगर आप डेटा के टर्म्स में बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 30%, 25 to 30% क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर कि आपके पास एलिमिनेशन का स्कोप नहीं है। ये क्वेश्चंस हमने क्यों उठाए हैं, क्यों हमें लगता है कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हैं? कई बार यूपीएससी जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं जिनका कि वेरियस एरियाज से रिलेशन है, वहाँ से क्वेश्चन रेज करता है, जैसे पॉल्यूशन, मेडिकल सेक्टर, पब्लिक हेल्थ। तो अलग अलग एरिया से जो रिलेटेड ऑर्डर कंट्रोल आपके लिए ये पब्लिक हेल्थ का भी इशू हो सकता है, ये अर्बन फैसिलिटीज़ का भी इशू हो सकता है। उसी तरीके से पॉल्यूशन अभी एक मेजर इन्वायरमेंटल थ्रेट है। तो मल्टीपल एरियाज को टच करने वाले जो वैसे प्रोसेसेस हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हों, साइंटिफिक प्रोसेसेस हों, यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन रेज करता है। इसीलिए हम लोगों ने इसको लिया है और इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी, यानी कि सभी 4 उद्देश्यों के लिए, फॉर ऑल द 4 पर्पसेस हाईलाइटेड इन द क्वेश्चन, सभी चारों पर्पसेस के लिए आपको फोटोकैटालिसिस का उपयोग किया जा सकता है। फोटोकैटालिसिस क्या है? फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार सीधे कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं, तो फोटोकैटालिसिस आप अगर ध्यान देंगे कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए, कई बार अगर आपको चीज़ें नहीं आती हैं तो आप अपने सामान्य समझ से, कॉमन सेंस से उसको डेसिफर कर सकते हैं, उसको आप कोड कर सकते हैं। फोटोकैटालिसिस, फोटो का अर्थ क्या होता है? समथिंग विच रिलेट्स टू फोटो कैटलिस्ट्स। तो फोटो का अर्थ क्या होता है? समथिंग विच रिलेट्स टू लाइट, जिसका संबंध प्रकाश से होता है। हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोवोल्टेइक सेल की बात हम करते हैं जब सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सौर ऊर्जा की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की। तो फोटो इज रिलेटेड टू लाइट एंड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट किसे कहते हैं? कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस, कैटलिस्ट आर दोज कंपाउंड्स, वो ऐसे कंपाउंड्स हैं, वो वैसे सब्सटेंस हैं जो कि किसी भी प्रक्रिया में, विशेष तौर पर रासायनिक प्रक्रिया में, केमिकल प्रोसेसेस में, केमिकल रिएक्शंस में, रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर देते हैं, कम कर देते हैं या ज़्यादा कर देते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट। तो फोटो कैटलिस्ट का क्या अर्थ हो गया? फोटो कैटलिस्ट आर दोज मटेरियल्स दैट कैन इजीली अल्टर सोलर एनर्जी फॉर यूज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक्टिविटीज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्टिविटीज जो हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन प्रोसेसेस जो हैं, उस सोलर एनर्जी को किस तरीके से अल्टर करना है उसको रेगुलेट करने वाले मटेरियल्स हैं। कहने का अर्थ ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं उसमें सौर ऊर्जा के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर देने वाले सब्सटेंसेस को हम फोटोकैटलिस्ट
बोलते हैं। उनका उपयोग किन चीज़ों में किया जा सकता है? तो हमने देखा कि उनका उपयोग हवा और पानी में से, वायु और जल में से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने में किया जा सकता है, क्योंकि सोलर एनर्जी जो है वो अपने आप में एक पर्टिकुलर डिसइंफेक्टेंट का भी काम करती है। ठीक है, तो आप कॉमन सेंस से भी ऐसे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। हम जानते हैं कि साइंस एंड टेक में से कोई एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं है जहां से कि यूपीएससी क्वेश्चंस पूछती है, तो आपको वेरियस सोर्सेज से पढ़ना रहता है। न्यूज़पेपर्स से आप पढ़ते हैं जो करंट डेवलपमेंट्स हैं, और आपने जो कोर कंसेप्ट अपने स्कूल के साइंस टेक्स्ट बुक में पढ़ा है, 10th तक पढ़ा हो, 11th-12th में पढ़ा हो, या फिर अगर आप प्रोफेशनल टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो आपने वहाँ पर जो कंसेप्ट पढ़े हैं उन सबको इंटरलिंक करके आपको उसका आंसर ढूंढना होता है। तो एयर एंड वाटर से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन कैसे जनरेट करेंगे? तो फोटो कैटलिस्ट जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, जो कि दो कंपोनेंट्स हैं वाटर के, उसको स्प्लिट करते हैं, तो वहाँ से वो हाइड्रोजन को जनरेट करते हैं। ऑर्डर कंट्रोल हम ऐसे भी आमतौर पर देखते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है वहाँ पर फ्रेशनेस बनी रहती है, ताजगी बनी रहती है, तो गंध नियंत्रण के लिए भी फोटो कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है, तो वो भी सही है। और कैंसर सेल इनएक्टिवेशन के लिए भी, कैंसर सेल जो है तो कैंसर सेल का स्प्रेड उसको रोकने के लिए भी फोटो कैटलिस्ट का उपयोग मेडिकल सेक्टर में किया जा रहा है। ये चारों सही हैं, और साथ ही साथ बैक्टीरियल इनएक्टिवेशन के लिए भी। तो इस तरीके से वेरियस एरिया से आपको जोड़कर प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। द थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एट हाई टेम्परेचर्स सुपर कंडक्टर्स बिहेव वेरी सिमिलर टू अदर कंडक्टिंग मटीरियल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट। The second statement is nickel has substituted copper and palladium as the replacement for novel high temperature superconducting material. Which of these statements given above are correct? Again यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से कथन इसमें सही हैं। The first option 1 only, option B 2 only, option C both 1 and 2 and option D is neither 1 nor 2. Okay. हिंदी में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, उच्च तापमान पर अतिचालक अन्य चालक पदार्थों के समान ही व्यवहार करते हैं। दूसरा कथन, उच्च तापमान वाले नए अतिचालक पदार्थ के प्रतिस्थापन के रूप में, रिप्लेसमेंट के रूप में, सब्स्टिट्यूट के रूप में, प्रतिस्थापन के रूप में निकेल ने कॉपर और पैलेडियम की जगह ले ली है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा ऑप्शन 1 और 2 दोनों, और चौथा ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। अब आप इसे अटेम्प्ट करें, वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करें। इसका देखिए सही आंसर क्या होगा कि अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें एट हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स बिहेव वेरी सिमिलर टू अदर कंडक्टिंग मटेरियल्स, तो हम लोगों ने अपने स्कूल साइंस बुक्स में भी पढ़ा है कि सुपर कंडक्टर्स और दूसरे जो कंडक्टर्स हैं हाई टेम्परेचर्स पे दोनों एक समान बिहेव करते हैं। एट वेरी लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट और डिस्प्ले द टेंडेंसी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। मतलब जब तापमान बहुत कम होता है, फ्रीजिंग से भी काफ़ी ज़्यादा कम, 273 K हम कहते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, वहाँ पर जाकर सुपर कंडक्टिविटी कोई मटीरियल एग्जिबिट करता है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला कथन सही है। दूसरे कथन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा सुपर कंडक्टिविटी की हिस्ट्री को भी समझना होगा। 1980s का जो दौर था उसमें कॉपर एक इम्पॉर्टेंट सुपर कंडक्टिंग कैंडिडेट के रूप में देखा जाता था। कॉपर में असीम संभावनाएं देखी जाती थी अति चालक की, लेकिन फिर बाद का जब दौर आया 21वीं शताब्दी में, निकेल जैसे एलिमेंट्स उनको एक सब्स्टिट्यूट के रूप में देखा जाने लगा, क्योंकि कॉपर की सुपर कंडक्टिविटी में कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती थी। बहुत कम तापमान पर जाकर कॉपर में वो लक्षण प्रकट होते थे। और उसके बाद हाल फिलहाल में पैलेडियम के ऊपर शोध हो रहा है, और पैलेडियम एक ऐसे सब्स्टिट्यूट के रूप में सामने आया है जो कि कम टेम्परेचर, मतलब कॉपर और निकेल के तुलना में अधिक तापमान पर सुपर कंडक्टिविटी को एग्जिबिट भी करता है और स्टेबल भी रहता है। तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इसीलिए जब भी आप साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई भी थियरी पढ़ते हैं तो थोड़ा उससे रिलेटेड डेवलपमेंट्स को भी ध्यान में रखा करें। तो इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 only। केवल पहला इसमें कथन सही है, दूसरा कथन इसमें गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, इधर उनकी संख्या बढ़ी है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, हीट वेव्स ऑकर व्हेन ड्राई एंड हॉट एयर sinks from the upper atmosphere and pushes down towards the surface of the earth. Okay. Statement 2 says the heat wave continues into the night in cities as high-rise buildings and concrete structures do not let the excess heat escape and the temperatures do not go down. Okay. Which one of the following is correct in respect of the above statements? और 4 आपको उसमें ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। द सेकंड ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। द थर्ड ऑप्शन इज स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect, and the fourth is statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. ओके, हिंदी में देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ग्रीष्म लहर तब आती है जब शुष्क और गर्म हवा ऊपरी वायुमंडल से नीचे आती है और पृथ्वी की सतह की ओर धकेलती है। दूसरा कथन, शहरों में रात में भी ग्रीष्म लहर का प्रकोप जारी रहता है क्योंकि ऊंची इमारतें और कंक्रीट की संरचनाएं अतिरिक्त गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती और तापमान में गिरावट नहीं आती है। उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? पहला ऑप्शन आपके लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दूसरा, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। और चौथा, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको दोनों के बीच में थोड़ा सा आपको इसमें एनालिटिकल अप्रोच अपनाना है। स्टेटमेंट 1 को ध्यान से पढ़ना है, 2 को ध्यान से पढ़ना है और आपको सोचना है कि क्या पहले स्टेटमेंट को दूसरा स्टेटमेंट एक्सप्लेन करता है आपसे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में वही पूछा जा रहा है। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है, मीन्स स्टेटमेंट 2 is the correct explanation for the statement 1, means आपका जो पहला कथन है उसकी व्याख्या क्या आपको दूसरे कथन में मिल रही है। अब आप ध्यान से पढ़िए, heat waves occur when dry and hot air sinks from the upper atmosphere and pushes down towards the surface of the earth। ये ठीक है। ठीक किस लिए है? हम जानते हैं कि जो हीट वेव्स चलती हैं गर्मियों के दौरान विशेषकर, क्यों इसे उठाया है? क्योंकि हीट वेव एक रिकरेंट फिनोमेना है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ इंडिया और आजकल तो दूसरे भी ऐसे शहरों में जहां पहले लू नहीं चलते थे, ग्रीष्म लहर नहीं चलता था, वहां पर भी आजकल क्लाइमेट चेंज फिनोमेना के एक प्रभाव के रूप में वो सामने आ रहा है। तो हम जानते हैं कि जो ऊपरी वायुमंडल में अपर एटमॉस्फेयर में हॉट एयर होता है वो अपने से नीचे की हवा को पृथ्वी के सतह की ओर ढकेलता है और वह हवा जो है हॉट एयर वो कोल्ड एयर को रिप्लेस करता है। हम जानते हैं कि वो जो गर्म हवा है वह अपर एटमॉस्फेयर से नीचे पुश करती है अर्थ के सरफेस की ओर। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ओके, द हीट वेव कंटिन्यूज इनटू द नाइट इन सिटीज। लेकिन शहरों में तो रात में भी ग्रीष्म लहर का प्रकोप दिखता है, लू चलती हैं, क्यों? क्या उसका एक कारण ये है, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स डू नॉट लेट द एक्सेस हीट एस्केप। हम लोगों ने अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना पढ़ा है। अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना, अर्बन हीट आइलैंड फिनोमेना क्या कहता है कि एक्सेस कंक्रीटाइजेशन और बिल्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण शहरी क्षेत्रों में हीट ट्रैप हो जाता है और उसे बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि अच्छा ये भी स्टेटमेंट सही है, ये बात सही है कि भाई जब हीट ट्रैप हो जाता है तो शहरी क्षेत्रों में भी टेम्परेचर रात में भी नीचे नहीं जाता और हीट वेव की स्थिति, ग्रीष्म लहर की स्थिति बनी रहती है। जो महानगरों में रहने वाले लोग हैं या टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वो इसका अनुभव भी करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्टेटमेंट 1 को स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है, या दोनों कथन अपने अपने जगह पे सही हैं लेकिन स्टेटमेंट 2 उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा? अगर आप ध्यान से पढ़ें तो आपको ये समझ में आएगा कि ये अपने जगह पर सही है और ये अपने जगह पर सही है, क्योंकि ये बात कर रहा है हीट वेव फिनोमेना के बारे में और ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपको अर्बन एरियाज़ में
जो अर्बन हीट आइलैंड फेनोमेना है उसके बारे में। तो दोनों कथन अपने अपने जगह पर सही है, लेकिन वो उसकी सही व्याख्या नहीं है। तो करेक्ट आंसर विल बी आंसर बी। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Consider the following statements. The first statement is strong magnetic fields in the sun's atmosphere gather hot plasma in its chromosphere. Second statement, the sun's magnetic fields can be measured using the Zeeman effect as the fields don't split the lines observed in the sun's spectrum. The question says which of the statements given above are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, and the last option is neither 1 nor 2. इन हिंदी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के वायुमंडल में मौजूद मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इसके क्रोमोस्फियर में गर्म प्लाज्मा को संग्रहित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, सूर्य के चुंबकीय क्षेत्रों को जीमन प्रभाव का उपयोग करके मापा जा सकता है क्योंकि ये क्षेत्र सूर्य के स्पेक्ट्रम में देखी जाने वाली रेखाओं को विभाजित नहीं करते हैं। कथन को ध्यान से पढ़िएगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2 दोनों, और चौथा ना तो 1 और ना ही 2। अब ये देखिए, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल देखिए किस तरीके से करंट के न्यूज को थ्योरेटिकल फंडामेंटल कंसेप्ट से जोड़ के पूछा जा सकता है, और ऐसा यूपीएससी ने पास्ट में किया है। इसीलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है। करंट न्यूज़ में हम लोगों ने देखा कि सोलर फ्लेयर्स की घटना काफ़ी ज़्यादा हो रही है। सन में जो है प्लाज्मा इजेक्शन की जो घटनाएँ हैं, जो एक सोलर साइकिल का पार्ट होता है, वो ऑब्जर्वेबल इधर ज़्यादा वो न्यूज़ में है। हाँ, और उसके कारण जो भी आपको नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में, हायर लैटिट्यूड्स में ऑरोरा की फेनोमेना होती है, उसकी भी चर्चा न्यूज़ में रहती है। तो क्या उससे क्वेश्चन लिंक करके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से पूछा जा सकता है? इसीलिए उसको फ्रेम किया गया है। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स इन द सन्स एटमॉस्फेयर गैदर हॉट प्लाज्मा इन इट्स क्रोमोस्फेयर। सूर्य के वायुमंडल में मौजूद मजबूत चुंबकीय क्षेत्र इसके क्रोमोस्फियर में गर्म प्लाज्मा को इकट्ठा करते हैं। हम जानते हैं कि जो प्लाज्मा इजेक्शन होता है, प्लाज्मा कहाँ पर जाके कलेक्ट होता है? तो सन के क्रोमोस्फियर में। हम जानते हैं कि सूर्य का जो है क्रोमोस्फियर उसके पूरे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब दूसरा देखिए, द सन्स मैग्नेटिक फील्ड कैन बी मेजर्ड यूजिंग द जीमैन इफेक्ट as the fields don't split the lines observed in the sun's spectrum। यहाँ पर देखिए जीमन इफेक्ट किससे डील करता है? नाउ यू नीड टू नो, यहाँ पर आपको साइंस के और जो सोलर साइकिल है उसके कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है। जीमन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड और लाइट के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। जीमन इफेक्ट ये कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो लाइट स्पेक्ट्रम को स्प्लिट कर देती हैं, दैट इज दी जीमन इफेक्ट। तो उस हिसाब से हम देखें तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब इस तरीके के टेक्निकल क्वेश्चंस आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हैं जब आपके पास फंडामेंटल्स की भी जानकारी है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, और साथ ही साथ आप करंट न्यूज़ से भी अपडेटेड हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और इसमें पहला कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर होगा केवल 1। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, moving on to the next question. Sixth question is which of the following are correct with regard to promised outcomes of genome mapping? The first is reading our genome sequences. Second is discovering our ancestral histories. The third is discovering how genes are involved in diseases. And the fourth statement says predicting if we develop diseases in the future. How many of the statements given above are correct? Only 1, only 2, only 3, all 4. हिंदी में जीनोम मैपिंग के वादा किए गए परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, हमारे जीनोम अनुक्रमों को पढ़ना। दूसरा, हमारे पूर्वज संबंधी इतिहास की खोज करना। तीसरा, यह पता लगाना कि जीन किस तरीके से किस तरह बीमारियों में शामिल होते हैं। चौथा, यह भविष्यवाणी करना कि क्या हम भविष्य में बीमारियों से ग्रस्त होंगे। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4।
अब ये क्वेश्चन देखिए, जीनोम मैपिंग से रिलेटेड है, लास्ट ईयर न्यूज़ में भी काफ़ी रहा था और लगभग 20 साल पहले ग्लोबल लेवल पे ह्यूमन जीनोम मैपिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। उसका उद्देश्य ये था कि जीनोम मैपिंग के माध्यम से हम मनुष्य के ह्यूमन स्पेसीज के डीएनए की मैपिंग करें और जो हमारे जितने भी जो जेनेटिक मटेरियल है होमो सेपियंस का, उसकी एक ब्लूप्रिंट तैयार करें। उस मैपिंग के माध्यम से हमारी पूरी जो है जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार होगी, जिसमें कि हमारे डिफरेंट रेसेस का जो एंसेस्ट्रल हिस्ट्री है वो पता चल पाएगा। उसके साथ ही साथ जो हमारे सबसे पहला तो उद्देश्य यही है कि जीनोम सीक्वेंसेस को हम पढ़ सकेंगे। दूसरा उद्देश्य ये है कि स्वाभाविक सी बात है, जब हमारे पास हमारे कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल का एक ब्लूप्रिंट उपलब्ध होगा तो हमारे पूर्वज कौन थे, तो हम अपने लीनिएज को डिफरेंट स्पेसीज से जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो एंसेस्ट्रल हिस्ट्रीज को ये पता करेगा। तीसरी बात ये है कि अगर आप अभी भी देखें कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है डिजीज प्रिवेंशन में और डिजीजेस के ट्रीटमेंट में, बीमारियों को समझने में, उनकी उत्पत्ति और किस तरीके से जीन्स संलिप्त होते हैं बीमारियों के विकास में और उनके उपचार में। तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है, ये हम कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। और चौथी चीज़ ये है कि जब हमारे पास जेनेटिक ब्लूप्रिंट उपलब्ध होगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या टेंडेंसीज हैं फ्यूचर में डिजीजेज को डेवलप करने की, हम उसको भी प्रेडिक्ट कर सकेंगे। सो इन दिस ऑल 4 आर करेक्ट, सभी 4 इसमें सही हैं और ये सभी 4 जीनोम मैपिंग के प्रॉमिस्ड आउटकम्स में से एक हैं। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, अ सुपरनोवा representing the cataclysmic end of a massive star's life produces vast number of neutrinos. Second statement is neutrinos are named so as they lack any electric charge. The third statement, neutrino detectors are usually small in size. How many of the statements given above are correct? A only 1, B only 2, C all 3 and D none. हिंदी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सुपरनोवा जो कि एक विशालकाय तारे के जीवन के प्रलयकारी अंत को दर्शाता है, बड़ी संख्या में न्यूट्रिनो का उत्पादन करता है। बड़ी संख्या में न्यूट्रिनो का उत्पादन करता है सुपरनोवा विस्फोट। दूसरा कथन है, न्यूट्रिनो का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि उनमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, न्यूट्रिनो डिटेक्टर आमतौर पर आकार में छोटे होते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? पहला ऑप्शन केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा सभी 3, चौथा कोई भी नहीं। अब इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने हैं। सुपरनोवा एक्सप्लोजन किसी भी स्टार के लाइफ साइकिल का, पर्टिकुलरली जो मैसिव स्टार्स हैं, बड़े विशालकाय तारे हैं, उनके लाइफ साइकिल का एक हिस्सा होता है। तो ये साइंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लेकिन हाल फिलहाल में देखिए इसको किससे जोड़ा जा रहा है। इंटरलिंकेज इज अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इन द रिसेंट टाइम्स व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस। तो किससे इसको जोड़ रहे हैं? न्यूट्रिनोज से। न्यूट्रिनोज इज अ पार्टिकल। किस तरीके का पार्टिकल? हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो इज अ चार्जलेस पार्टिकल। अगर आप साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स को रिकॉल करें तो न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन की तरीके के ही एक पार्टिकल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रिनो में कोई चार्ज नहीं होता है। दूसरी क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने अपने स्कूल में पढ़ी है न्यूट्रिनोज के संबंध में, कि वो मासलेस माने जाते थे, उनमें कोई भार नहीं होता है, ऐसा पहले माना जाता था, भारहीन होते हैं। परंतु हाल के शोधों में, हाल के रिसर्च में यह सामने आया है कि उनमें कुछ रेमनेंट मास होता है। मतलब कंप्लीट मासलेस तो थ्योरेटिकली ही कोई चीज़ हो सकती है, प्रैक्टिकली तो हो नहीं सकती। तो उनमें बहुत थोड़ा रेमनेंट मास होता है, बहुत थोड़ा होता है। तो अब देखिए कि पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सुपरनोवा विस्फोट से कई मतलब trillions and trillions of neutrinos are produced. So the first statement is correct. The second is they are named so as they lack any electric charge. अब आप देखिए न्यूट्रिनो, न्यूट्रल का अर्थ क्या होता है? नो चार्ज। हम कहते हैं ना न्यूट्रल का मतलब नो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से आया है नो चार्ज, और इनो का अर्थ होता है मासलेस।
ठीक है, तो इसीलिए मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिनो. सो द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ कमिंग टू द थर्ड स्टेटमेंट, न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स आर यूजुअली स्मॉल इन साइज. डू यू थिंक सो? न्यूट्रिनोज दे वीकली इंटरैक्ट विथ एनी सब्सटेंस और मैटर इन केस. न्यूट्रिनोज किसी भी मैटर से, पदार्थ से, पार्टिकल से बहुत वीक इंटरेक्शन करते हैं. वी हैव वीक इंटरेक्शन, वी हैव स्टडीड इन क्लास 11 एंड 12 फिजिक्स. सो दे वीकली इंटरेक्ट विथ मैटर. इसीलिए जो न्यूट्रिनो डिटेक्टर होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ऐसे असंख्य न्यूट्रिनो हमेशा पदार्थ से टकरा रहे होते हैं और उसका कोई भी विजिबल तो छोड़ दीजिए, एक्सपेरिमेंटल लेवल पे भी उसका इम्पैक्ट को पकड़ पाना, ट्रेस या डिटेक्ट कर पाना काफ़ी कठिन होता है. इसीलिए ये कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए आपके लिए कि बहुत ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल्स अगर उसके लिए स्मॉल डिटेक्टर्स होंगे तो क्या वो डिटेक्ट हो पाएंगे? तो लार्ज डिटेक्टर्स चाहिए. इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड बाय mere common sense you can have this idea, or if you have the knowledge of the characteristic of neutrinos that तब ये बहुत आसान हो जाता है. इसीलिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो कथन सही है. इट मीन्स दैट बी इज द करेक्ट आंसर. केवल 2 इसका सही उत्तर है. फाइन. आप वीडियो को पॉज करके एक्सप्लेनेशन को और डिटेल में पढ़ सकते हैं. हाल फिलहाल में देखिए करंट जो इसका डेवलपमेंट है कि चीन, चाइना, साउथ चाइना सी में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो डिटेक्टर बना रहा है. तो कई चीज़ों को मिलाकर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. न्यूट्रिनो को घोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं और चीन साउथ चाइना सी में, जो कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, वहाँ पर ये डिटेक्टर को बना रहा है. कमिंग टू द 8th क्वेश्चन, a relatively simpler one if you have the idea of the substances named here. Consider the following compounds. इस तरीके के आउट ऑफ द ब्लू सरप्राइजिंग क्वेश्चंस भी यूपीएससी आपसे पूछता है, पर्टिकुलरली साइंस एंड टेक में, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जो आपके कॉमन एक्सपीरियंस का भी हिस्सा हो सकता है. इसको देखिए. कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स. फर्स्ट वन इज एस्पर्टेम, सेकेंड इज एडवेंटेम, थर्ड इज साइक्लोमेट्स, फोर्थ इज नियोटेम. हाउ मेनी ऑफ द एबव आर यूज्ड एज नॉन सुगर स्वीटनर्स, NSS, non-sugar sweeteners? See, as we all know that the problem of diabetes, the problem of high sugar levels in people is increasing. Okay, let me first read the question completely. So the options are only 1, only 2, only 3 and all 4. हिंदी में निम्नलिखित यौगिकों पर विचार कीजिए. एस्पार्टेम, एडवांटेम, साइक्लोमेट्स, नियोटेम. उपरोक्त में से कितने गैर चीनी स्वीटनर NSS के रूप में उपयोग किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा केवल 3 और चौथा ऑप्शन सभी 4. तो हम लोग जानते हैं कि पब्लिक में इन जनरल इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया इज अगर आप कहें कि बिंग टैग्ड एज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की मधुमेह राजधानी के रूप में भारत को जाना जा रहा है. लोगों में इन जनरल इन इंडिया एंड अब्रोड द शुगर लेवल्स आर राइजिंग ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स, और लोग नॉन शुगर स्वीटनर्स का इस्तेमाल अपने खाने में कर रहे हैं. ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि चीनी का उपयोग करने से उनमें फैट का लेवल्स बढ़ेगा, उनमें जो शुगर लेवल्स है वो इंक्रीज होगा. उसको रोकने के लिए नॉन शुगर स्वीटनर्स का इस्तेमाल भोजन में किया जा रहा है. और पिछले वर्ष WHO की गाइडलाइन इसको लेकर आई थी. ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय शीर्ष संगठन, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई इस तरीके की ग्लोबल गाइडलाइन को लेकर आता है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सच गाइडलाइंस, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्पेसिफिक्स ऑफ सच गाइडलाइंस इफ इट इज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इन जनरल. तो इसमें से पूछा जा रहा है कि उपरोक्त में से कितने गैर चीनी स्वीटनर के रूप में उपयोग किए जाते हैं. हम सभी जानते हैं, हमने एस्पर्टेम का नाम सुना है, उसका इस्तेमाल किया जाता है. एस्पर्टेम, एडवेंटेम, साइक्लोमेट्स एंड नियोटेम. सो ऑल दीज 4 कंपाउंड्स आर यूज्ड एज स्वीटनर्स. आप इसको ध्यान में रखिएगा. इसका आंसर होगा डी. ऑल दीज 4 अलॉन्ग विद अदर कंपाउंड्स लाइक एस-सल्फेम, सैक्रिन. सैक्रिन आप लोगों ने नाम सुना होगा, सैक्रिन का इस्तेमाल किया जाता है. सुक्रालोज का इस्तेमाल किया जाता है. स्टेविया का इस्तेमाल किया जाता है नॉन शुगर स्वीटनर्स के रूप में. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू चंद्रयान मिशन.
आपको ध्यान होगा कि मंगल मिशन से संबंधित प्रश्न यूपीएससी ने पूछा था। जब मार्स ऑब्जर्वर मिशन भारत ने लॉन्च किया था उसी साल क्वेश्चन पूछा गया था। एंड चंद्रयान 3 इज ऑल्सो अ रिमार्केबल फीट ऑफ द इंडियन स्पेस अचीवमेंट्स। ओके, so consider the following statements with regard to Chandrayaan 3 mission. The first statement says it makes India the fourth country after the US, the former Soviet Union and China to successfully land a spacecraft on the moon. The second statement says Chandrayaan 3 includes an experiment module to probe into a variety of exoplanets which would qualify for habitability. Which of the statements given above is are now see carefully, it says incorrect. इनमें से कौन सही नहीं है? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. हिंदी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित आई थिंक दैट द ट्रांसलेशन शुड बी लाइक दिस। चंद्रयान 3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है? इससे भारत, अमेरिका, भूतपूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 मिशन की बात हो रही है। दूसरा स्टेटमेंट है चंद्रयान 3 में एक प्रयोग मॉड्यूल शामिल है जो विभिन्न प्रकार के बाह्य ग्रहों एक्सोप्लैनेट्स की जांच करेगा जो रहने योग्य होंगे, जहां पर कि भविष्य में हैबिटेशन पॉसिबल होगा। तो पहला कथन, जिन्होंने भी चंद्रयान 3 से संबंधित न्यूज को फॉलो किया है उनके लिए बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि इंडिया वाज द फोर्थ नेशन आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत रूस एंड चाइना। लेकिन भारत पहला देश था जिसने कि चंद्रमा के साउथ पोल पर कोई भी अंतरिक्ष यान को उतारने में सफलता प्राप्त की हो। ठीक है, तो आपको दोनों बात ध्यान में होनी चाहिए। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट इज अ सिंपल स्टेटमेंट। आप गलती कहां पर करेंगे? सेकंड स्टेटमेंट में करेंगे, क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं या करंट अफेयर मैगजीन्स में पढ़ते हैं तो आप बेसिकली जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है उसको पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो और मॉड्यूल्स हैं किसी भी स्पेस मिशन के उसको ज़्यादा गौर से आप नहीं पढ़ते। उसको भी पूछा जा सकता है जहां पर कि उसके फ्यूचर में इम्पैक्ट का सवाल हो। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 में एक प्रयोग मॉड्यूल शामिल है जो विभिन्न प्रकार के बाह्य ग्रहों की जांच करेगा जो भविष्य में रहने योग्य होंगे। अब आप सोचेंगे कि चंद्रयान 3 का मिशन है तो उसमें एक्सोप्लैनेट्स को क्यों स्टडी किया जाएगा? तो आप यहाँ पर कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे और आप उसको गलत कर देंगे। यूपीएससी यहाँ पर आपको इस तरीके के प्रश्नों को बनाकर आपसे गलती करवा सकता है। तो जब भी आप पढ़ें, ये प्रश्न यहाँ पर शामिल करने का उद्देश्य यही था, इन साइंस एंड टेक बी वेरी स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पेस मिशन और एनी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी मिशन। बहुत स्पेसिफिकली एक्यूरेट होना आपको जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर गलत करने की संभावना कॉमन सेंस के एप्लीकेशन के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो इज करेक्ट एंड द मॉड्यूल which has gone along with the Chandrayaan 3 mission is called SAPE, and the objective of this SAPE experimental module is to probe into a variety of number of planets for which future habitability can be explored. Okay, तो इसमें कौन सा कथन सही, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बोथ 1 and 2 द ऑप्शन इसमें डी कह रहा है। ओके, नाउ सी आई कमिटेड द सेम मिस्टेक। द क्वेश्चन सेज इनकरेक्ट। Okay, and we concluded that both 1 and 2 are correct, giving on our basic observation that most of the time we have been asked to consider it as correct. So read it twice, read it very carefully. It says which of the statements are incorrect. So none of them are incorrect, both of them are correct. It means that neither 1 nor 2 is incorrect and the correct option is option D. Fine. And more details you can find in the explanation which you can read. आप वीडियो को पॉज करके उसको और एक्सप्लेनेशन उसका डिटेल में पढ़ सकते हैं। Now coming to the 10th question. Consider the following statements with regard to Nipah virus. First statement says humans and animals can infect each other directly through droplets or contact with contaminated surfaces, and human to human transmission is also possible. The second statement is Nipah virus is commonly found
in fruit bats which are much bigger and use ultrasound to orient themselves. Read the statement carefully. Both statements. Which of the statements given above are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. both 1 and 2, D. neither 1 nor 2. हिंदी में नीपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मनुष्य और जानवर सीधे बूंदों या दूषित सतहों के संपर्क के माध्यम से एक दूसरे को संक्रमित कर सकते हैं और मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण भी संभव है। मनुष्य से मनुष्य में संक्रमण। दूसरा स्टेटमेंट, नीपा वायरस आमतौर पर फल चमगादड़ों, फ्रूट बैट्स, पेरोपोडिडे कहा जाता है उन्हें साइंटिफिक टर्म्स में, फ्रूट बैट्स या फल चमगादड़ों में पाया जाता है जो बहुत बड़े होते हैं और स्वयं को दिशा देने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। नाउ दिस पर्टिकुलर न्यूज़ वाज रिसेंटली देयर। आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि केरला में निपा वायरस आउटब्रेक की कई बार चर्चा होती है और केरला का एग्जाम्पल भी साइट किया जाता है इन पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टिंग द स्प्रेड ऑफ एनी इन्फेक्शियस डिजीज, मोर सो मच सीवियर डिजीजेस लाइक निपा वायरस। ठीक है, अब आपको यहाँ पर कई सारे कंसेप्ट इंटर रिलेटेड हैं। पहला तो कि पब्लिक हेल्थ का इशू तो है ही है, वो स्टेटमेंट 1 सीधा कह रहा है निपा वायरस की बात पूछ रहा है। क्या ह्यूमन एंड एनिमल्स कैन इन्फेक्ट ईच अदर डायरेक्टली थ्रू ड्रॉपलेट्स और कॉन्टैक्ट विथ कंटेमिनेटेड सर्फेसेस? कोविड के दौरान हमने देखा था कि मनुष्यों में एक से दूसरे में कोविड कैसे फैल रहा था। अगर हमने कंटेमिनेटेड सरफेस को टच कर दिया, फिर उसके बाद अपने वाइटल ऑर्गन्स को, आँख को, कान को, नाक को टच कर दिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो गए। तो निपा वायरस भी इस तरीके से मनुष्यों से पशुओं और मनुष्य में एक से दूसरे में संक्रमण को फैलाता है। पहला स्टेटमेंट सही है। ओके, निपा वायरस के बारे में अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होगा। नाउ कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, दिस इज वेयर द चैलेंज लाइज इन सॉल्विंग अ ट्रिकी क्वेश्चन। निपा वायरस इज कॉमनली फाउंड इन फ्रूट बैट्स। अगर आपने न्यूज़ फॉलो किया है तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ तक तो स्टेटमेंट सही है। इन फ्रूट बैट्स में ये कॉमनली पाया जाता है। सेकेंड थिंग, अब आप यहाँ पे देखिए फ्रूट बैट्स के कैरेक्टरिस्टिक को क्वेश्चन में ऐड किया गया है कि फ्रूट, यहाँ तक आपसे निपा वायरस की और फ्रूट बैट्स के एसोसिएशन की बात की गई। स्टेटमेंट में आगे कह रहा है कि फ्रूट बैट्स आर मच बिगर एंड यूज अल्ट्रासाउंड टू ओरिएंट देमसेल्व्स। हम जानते हैं कि बैट्स हैव द एबिलिटी टू यूज द टेक्निक ऑफ इकोलोकेशन। एक टेक्निक होती है इकोलोकेशन जिसका कई एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। इकोलोकेशन इज ए टेक्निक बाय विच एमिटिंग अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी from their mouth and it is reflected back by the target. The animals or the birds, they come to know about the surroundings. ठीक है, तो उन्हें अपने आसपास के वातावरण का अंदाज़ा अपने मुंह से छोड़े हुए वैसे अल्ट्रासाउंड वेव्स के माध्यम से पता चलता है। तो हम जानते हैं कि बैट्स में ये टेंडेंसी, मतलब ये जो क्वालिटी है वो कॉमन है। लेकिन क्या फ्रूट बैट्स में भी इकोलोकेशन की एबिलिटी होती है? आमतौर पर फ्रूट बैट्स जो हैं अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं करते। फ्रूट बैट्स यूज देयर आई विजन। फ्रूट बैट्स नेविगेशन के लिए, अपने ओरिएंटेशन के लिए, अपने आप को दिशा दिखाने के लिए अपने आँखों का इस्तेमाल करते हैं। अन्य बैट्स की तुलना में वो इकोलोकेशन या अल्ट्रासाउंड वेव्स का इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए हाफ ऑफ द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। इस कथन का आधा हिस्सा सही है और ये जो हिस्सा है स्वयं को दिशा देने के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं, ये भाग गलत है। इसीलिए सेकंड स्टेटमेंट हो जाता है गलत और केवल पहला स्टेटमेंट ही सही है। इसीलिए इसमें सही आंसर क्या होगा? केवल एक। द करेक्ट आंसर इज ओनली 1।